हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आरती। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत। यानी आज हम प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आपको वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाने हैं तो आप बना सकते हो, क्योंकि जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाने हैं तो मैंने जो नोट्स की लिंक है वो भी प्रोवाइड किया, तो आप चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी और आप उस लिंक से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और अपनी तैयारी कर सकते हो। बट अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाओगे, वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाओगे, तो वो काफ़ी बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि अगर आप खुद से नोट्स बनाते हैं तो वो काफ़ी अच्छे होते हैं और आपको ज़्यादा समय तक वो चीज़ आपके माइंड में रहती है अगर आप अपने हाथ से उसे लिख लेते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जीन पियाजे का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था उसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी बोलते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बोला जाता है और आपका बौद्धिक विकास यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी उसको बोला जाता है। तो ये एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से हो गया कि प्याजे की थ्योरी को क्या बोला जाता है। तो प्याजे की थ्योरी को संज्ञानात्मक सिद्धांत की थ्योरी और बौद्धिक विकास की थ्योरी बोला जाता है। अब बात करेंगे प्याजे जो प्याजे हैं वो आपके एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। वैसे तो ये बायोलॉजिस्ट भी थे और ये एक्टिव कंस्ट्रक्टिव थे, यानी रचनावादी। हमारे जो प्याजे थे वो रचनावादी थे और इन्होंने जो बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट बोला है, नन्हे नन्हे वैज्ञानिक इन्होंने बच्चों को कहा है जो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो इन्होंने जो बच्चे हैं उनको लिटिल साइंटिस्ट भी बोला है। और इन्होंने जो सबसे मेन बात है वो ये है कि इन्होंने जो डेवलपमेंट है यानी विकास है उसको डिसकंटिन्यूस बोला है, कि जो विकास है वो एक निरंतर प्रक्रिया ना होकर आपकी डिसकंटिन्यूस प्रक्रिया है। क्यों इन्होंने डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूस प्रोसेस क्यों बोला है? क्योंकि इन्होंने स्टेजेस की बात की है। अब जो व्यक्ति स्टेजेस की बात करेगा वो डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूस ही बोलेगा। और इन्होंने कुछ एलिमेंट्स भी दिए हैं, तत्व भी दिए हैं जो संज्ञानात्मक विकास के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अब हम इनके तत्व और स्टेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो पहले थोड़ी एक दो बातें और हैं वो और जान लीजिए, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है करने से पहले। एक तो स्कीमा, वैसे तो पीछे आ जाता है बट आप एक बार इसे और देख लो। जो स्कीमा वर्ड है वो भी प्याजे ने ही यूज़ किया है कि आपके माइंड में किसी ना किसी चीज़ को लेकर स्कीमा बना हुआ होता है, पॉकेट्स बने हुए होते हैं। जैसे कि ये पेन है तो इस पेन का स्कीमा भी मेरे माइंड में बना है, तभी मैं इसको पहचान पा रही हूँ कि ये पेन है। और जो इन्होंने कहा है कि जो बच्चे का जो बौद्धिक विकास होता है वो 15 साल तक हो जाता है। ऐसा नहीं कि 15 साल के बाद नहीं होता, बट इनका कहना है कि 15 साल तक बच्चे का जो बौद्धिक विकास है वो मतलब अधिकतम हो जाता है। पर विकास तो फिर तो वही है कि धीरे धीरे होता रहता है, पर 15 साल तक इन्होंने बोला है कि अधिकतम बच्चे का विकास 15 साल तक हो जाता है। अब बात करेंगे हम इनके 4 एलिमेंट्स की, जो इन्होंने 4 तत्व दिए हैं महत्वपूर्ण। तो वो हैं आपके संज्ञानात्मक विकास में वो काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं जो ये 4 तत्व हैं। तो इनको याद करने की ट्रिक है MESE। आप MESE से इन्हें याद कर सकते हो, क्योंकि जो M है वो है आपका मैच्योरेशन यानी परिपक्वता, और जो सेकंड है E से आपका आता है एक्सपीरियंस। आप इसको अनुभव कह सकते हो, एक्टिविटी भी कहीं कहीं ये लिखा होता है। और ऐसे आता है आपका सोशल इंटरेक्शन, जो सोशल इंटरेक्शन होता है यानी सामाजिक अंतरक्रिया। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है इक्विलिब्रेशन, यानी
संतुलन। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 एलिमेंट्स हैं जो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास में जिनकी अहम भूमिका होती है। और आपने यहाँ पे 4 एलिमेंट देखे तो आपको इसमें लैंग्वेज का नहीं दिख रहा है, तो ऐसा नहीं है कि पियाजे ने लैंग्वेज को महत्व नहीं दिया, पर उन्होंने इन चारों एलिमेंट्सों को ज़्यादा महत्व दिया है, लैंग्वेज को थोड़ा कम महत्व दिया है। ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया, पर इन 4 एलिमेंट से कम महत्व पियाजे ने लैंग्वेज को दिया है। तो अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रिएशन की, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको 2 पॉइंट्स देखने को मिलेंगे इक्विलिब्रिएशन में। एक तो है आपका एडेप्टेशन, जिसको हम अनुकूलन बोलते हैं, और एक है आपका ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम संगठन बोलते हैं। अब हम दोनों के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो एडेप्टेशन होता है, अनुकूलन होता है, जैसे कि गर्मी में आप हल्के कपड़े पहनते हो, सर्दी में आप थोड़े से ऊनी कपड़े पहनते हो, तो हम जैसा हमें हमारा वातावरण मिलता है हम उसी के प्रकार अपने शरीर को ढाल लेते हैं, अनुकूलन कर लेते हैं, तो वो एडेप्टेशन होता है। इसमें आपको 2 प्रोसेस देखने को मिलेंगी। सबसे फर्स्ट है आपका एसिमिलेशन, जिसको हम आत्मसात कहते हैं, और सेकंड है इसमें एकमंडेशन, ओके, जिसको हम आपका समायोजन कहते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन होता है संगठन, किसी चीज़ का संगठन बनाना, जैसे कि हमारे दिमाग में स्कीमा होता है, अलग अलग चीज़ों का स्कीमा बना होता है, अलग अलग चीज़ों का संगठन बना होता है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आप मॉल वगैरह में जाते हो तो वहाँ पर हर चीज़ का संगठन बना होता है कि जेंट्स के कपड़े अलग है, लेडीज़ के कपड़े अलग होते हैं, फ्रूट्स अलग है, वेजिटेबल अलग, यानी सभी चीज़ों का अलग अलग संगठन बना हुआ होता है। उसी तरीके से हमारे दिमाग में भी हर चीज़ों का स्कीमा बना होता है। पेन का स्कीमा अलग होता है, नोटबुक का स्कीमा अलग होता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन होता है। और एडेप्टेशन में जो एसिमिलेशन और एकमेंडेशन आता है, आत्मसात और समायोजन। आत्मसात वो होता है जब हम किसी भी चीज़ को अपने स्कीमा में जोड़ते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा बच्चा है, उसने आसमान में एक एरोप्लेन को उड़ता हुआ देख लिया, या फिर उसने पक्षी को देख लिया, चलो एरोप्लेन नहीं, पहले पक्षी को उसने आसमान में उड़ते हुए देख लिया। उसे नहीं पता था कि वो क्या है, क्योंकि वो छोटा बच्चा भी, उसे इतना नहीं पता कि आसमान में पक्षी उड़ रहा है। तो फिर उसने अपनी मम्मा से पूछा कि मम्मा ये क्या है आसमान में, तो जो उसकी मम्मी है उन्होंने बताया कि बेटा ये आसमान में जो उड़ रहा है वो पक्षी उड़ रहा है। तो बच्चे ने जो पक्षी वाली चीज़ थी, यानी पक्षी था, वो अपने स्कीमा में ऐड कर लिया, अपने स्कीमा में जोड़ लिया। अब पक्षी का उसके माइंड में अलग से स्कीमा बन गया। अगर अब वो आसमान में उड़ता देखता है पक्षी को, तो वो पहचान लेता है कि हाँ मम्मी ने बोला है कि आसमान में पक्षी उड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में उसका स्कीमा बन गया है। अब कुछ दिनों बाद उसने आसमान में एक एरोप्लेन को उड़ते देखा, तो उसने कहा मम्मी अब देखो कितना बड़ा पक्षी आ गया। तो उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा ये पक्षी नहीं है, ये एरोप्लेन है। अब उसने कहा कि मम्मी कल तो आपने मुझे पक्षी बताया था, आप आज मुझे एरोप्लेन बता रही हो, या कैसे? तो उसके मन में क्या आया, एक असंतुलन आया। पहले तो उसके मन में संतुलन था कि आसमान में उड़ रहा है, मम्मी ने बताया पक्षी है, हाँ भाई ठीक है, मैं मतलब कि मेरे दिमाग में संतुलन हो गया। बट जैसे उसने एरोप्लेन देख लिया, उसकी मम्मी ने बताया कि बेटा ये पक्षी नहीं है, ये एरोप्लेन है, तो उसके मन में गड़बड़ी हुई। तो उसके मन में यानी जो कहते हैं क्या कहते हैं, संतुलन से असंतुलन हुआ कि क्या यार, मम्मी ने तो कल पक्षी बताया था, अब एरोप्लेन बता रही है। तो फिर उसने थोड़ा सा अपना जो ज्ञान था पहले जो उसने स्कीमा में ऐड किया था, उसमें मॉडिफाई किया कि आसमान में हर चीज़ उड़ती है, वो पक्षी नहीं होती, वो एरोप्लेन भी होता है। तो वो क्या था, उसने अपने जो ज्ञान था, अपना स्कीमा था, उसमें मॉडिफाई किया। तो अगर हम अपने स्कीमा में कुछ नया ज्ञान ऐड करते हैं तो उसको एसिमिलेशन कहते हैं, आत्मसात कहते हैं। और अगर हम अपने नए ज्ञान में कुछ मॉडिफाई करते हैं, यानी जो हमारा ज्ञान था पुराने ज्ञान में हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, तो उसको समायोजन कहते हैं, उसमें थोड़ा सा योजन किया, समायोजन, ठीक है, तो उसको हम एकमेंडेशन कहते हैं। आई होप आपको ये दोनों टर्म समझ में आई होंगी, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब बात करते हैं कि जो प्रोसेस है इक्विलिब्रेशन की, जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होती है। तो जो इक्विलिब्रेशन की प्रोसेस है वो सबसे पहले, हाँ बता देती हूँ मैं, तो सबसे पहले एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन है यानी जोड़ना। आप अपने स्कीमा में कोई भी चीज़ जोड़ते हो, नया ज्ञान जोड़ते हो, तो उसको एसिमिलेशन कहते हैं। फिर आपने नया ज्ञान जोड़ दिया, यानी एसिमिलेशन आपने कर लिया, तो फिर आपके मन में क्या होगा, आपके मन में इक्विलिब्रेशन आ जाएगा।
यानी आपका मन संतुलन हो जाएगा। आसमान में पक्षी उड़ रहा है, आपकी मम्मी ने बता दिया ये पक्षी है, आपने अपने स्कीमा में जोड़ लिया, तो आपके मन में क्या आ गया, इक्विलिब्रेशन आ गया, संतुलन आ गया। फिर कुछ दिनों बाद क्या हुआ, एक नई सिचुएशन आई, यानी एक नई स्थिति आई। उस स्थिति में क्या है कि आपने आसमान में एरोप्लेन को उड़ते देख लिया। अब आपने जैसे अपनी मम्मी से कहा, मम्मी देखो ये तो पक्षी है, तो आपकी मम्मी ने कहा बेटा ये पक्षी नहीं है, एरोप्लेन है। तो यहाँ पे एक नई स्थिति बनी। तो बच्चे के मन में असंतुलन हुआ कि यार कल तो मम्मी नहीं बता रहे, क्या है ये, क्या बता रही है ये मम्मी, मुझे लग रहा है मम्मी पागल हो गई है। तो क्या, क्योंकि बच्चे के मन में असंतुलन की स्थिति बन रही है, यानी डिसइक्विलिब्रेशन हो रहा है बच्चे के मन में। फिर मम्मी ने उन्हें अच्छे से समझाया कि बेटा आसमान में पक्षी भी उड़ते हैं, एरोप्लेन भी उड़ता है, जरूरी नहीं है आसमान में जो रहा वो पक्षी भी है। तो फिर क्या हुआ, बच्चे के मन में जो एकमेंडेशन हो गया, एकमेंडेशन क्या, जो उस पर उसके पास पुराना ज्ञान था उसमें उसने नया ज्ञान जोड़ लिया, उसको मॉडिफाई कर लिया। तो फिर बच्चे के मन में क्या हो गया, फिर बच्चे के मन में इक्विलिब्रेशन हो, संतुलन हो गया कि आसमान में उड़ेगा वो पक्षी नहीं एरोप्लेन भी होगा। ठीक है, मैं अपने माइंड में बिठा लिया, मैंने अपनी स्कीम में ये चीज़ मॉडिफाई कर ली। तो फिर ऐसे ये प्रोसेस चलती रहती है। फिर बच्चा कोई नई चीज़ को देखेगा, फिर उसके मन में डिसइक्विलिब्रेशन होगा, फिर इक्विलिब्रेशन होगा, फिर मम्मी कुछ ना कुछ बोलेंगी, फिर वो मॉडिफाई करेगा। तो इस तरीके से जो एडेप्टेशन की प्रोसेस है वो लगातार चलती रहती है। आई होप आपको एडेप्टेशन की जो प्रोसेस है वो समझ में आई होगी, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। अब बात करेंगे हम प्याजे की स्टेजेस की, जो प्याजे ने चरण बताई हैं। तो प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 चरण बताए, 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो चलिए उनको भी स्टार्ट करते हैं। तो प्याजे की 4 अवस्थाएं, अब ये प्याजे की 4 अवस्थाएं नहीं है, ये प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। ठीक है, हमें लिख देती हूँ प्याजे के संज्ञानात्मक, ठीक है, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं। तो उनको भी याद करने की एक ट्रिक है, अगर आप ऐसे ही सीरीज में याद करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। वो है आपका SPCF, एस से आपका सेंसरी मोटर स्टेज। और अगर आप इन स्टेजेस को इंग्लिश में ही याद करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि हिंदी में क्या होता है ना, हिंदी में बार बार जो शब्द है वो चेंज हो जाते हैं, तो इसीलिए आप इंग्लिश में याद करना। आप प्याजे को इंग्लिश में ही करना, क्योंकि पेपर आपका दोनों में आता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको इंग्लिश में थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी होती है तो हिंदी में भी साइड में लिखा होता है, तब देख सकते हैं। तो थर्ड है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, और फोर्थ आपका फॉर्मल, F से फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो यहाँ पे 4 अवस्थाएं हैं, यानी 4 स्टेजेस हैं जो कि संज्ञानात्मक विकास के लिए प्याजे ने दिए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंसरी मोटर स्टेज की। आपको सेंसरी मोटर स्टेज के नाम से ही थोड़ा सा यानी अनुमान आप लगा सकते हो। सेंसरी मोटर स्टेज सेंसेस से रिलेट करता है, यानी जब बच्चे अपने सेंसेस से सीखते हैं, अपने ज्ञानेंद्रियों से सीखते हैं, अपने इंद्रियों से सीखते हैं, उसको हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। और जो इसकी टाइम पीरियड है वो जन्म से 2 वर्ष तक का होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आ जाता है कि सेंसरी मोटर स्टेज का जो समय है वो कब से कब तक है, तो जन्म से 2 वर्ष है। और इसमें बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों से सीखेगा, अपने इंद्रियों से सीखेगा, इसीलिए हमने सेंसरी मोटर स्टेज में जो सेंसेस है उनको टीचर कहा है। तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आइज़, ईयर, नोज़ और टंग, स्किन, ठीक है। अब बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जो कि है ऑब्जेक्ट परमानेंस, PMNCE, स्पेलिंग देख लेना। ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु स्थायित्व की, कि बच्चा अपने दिमाग में वस्तु स्थायित्व करने लगता है। बट वो कैसी होती है, जो ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है वो आउट ऑफ साइट और आउट ऑफ माइंड होती है, यानी आंखों के सामने है तो माइंड में है, और आंखों के सामने से हट गई तो माइंड से भी हट गई। तो बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस तो आती है, पर वो कैसी होती है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, कि आंखों के सामने जब तक है, जब तक वो आपके माइंड में रहेगी, आंखों के आगे से हट गई तो वो चीज़ आपके दिमाग से निकल गई। तो इस जो आपकी वस्तु स्थायित्व की विशेषता है वो सेंसरी मोटर स्टेज से ही आनी शुरू हो जाती है, पर बाद में तो वो एकदम से आउट ऑफ, मतलब कि माइंड में ही रहती है। अगर आंखों के सामने से भी हट गई तब भी वो माइंड में रहेगी, वो बात की बातें।
पर सेंसरी मोटर स्टेज में वो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड होती है और जन्म से 2 वर्ष की आयु में होती है। और इंद्रियों से आप सीखते हो, कुछ पॉइंट ये हो गए। और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, यानी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर मतलब जो आपका लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। अब लक्ष्य निर्देशित व्यवहार क्या, अब ये वो वाला लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, बच्चे ने अपना गोल निर्धारित कर लिया। वो है कि जैसे कि अब क्या करते हैं, छोटे बच्चा है, जन्म से 2 साल का है, हमने ये पेन का कैप उठा के अब यहाँ पे रख दिया, तो बच्चा क्या जैसे चलता है वो रैंक रैंक कैसे चलेगा, तो वो जाएगा कि यहाँ पे हमने एक कैप डाल दिया। अब बच्चा इसको अपना गोल मान लेगा, वो रैंक रैंक जैसे घुटमन चलता है, रैंक रैंक नहीं, घुटमन चल के इस पेन को ले लेगा। तो वो इसने अपना गोल निर्धारित कर लिया, लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि मुझे इस कैप तक जाना है और मुझे उठा लेना। तो इस तरीके से बच्चा अपना गोल डायरेक्शन बिहेवियर है, यानी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर वो बच्चे में आ जाता है। और एक नकल की जो भावना होती है, अब वो नकल कैसी होती है, वो डिफर होती है ना। अब डिफर कैसे, एक दिन उसने मम्मी को मेकअप करते देख लिया, लिपस्टिक लगाते देख लिया, काजल लगाते देख लिया, मम्मी इधर उधर गई तो बच्चे ने क्या लिपस्टिक ली, काजल लिया, काजल होठों पे लगा लिया, लिपस्टिक आंखों पे लगा ली, मतलब भूत बन गया। तो वो नकल तो कर रहा है पर उसकी नकल थोड़ी सी डिफरेंट है, उसमें नकल करने की प्रवृत्ति तो है पर वो अच्छे से नकल नहीं कर पा रहा है। और बाद में ना ये प्रवृत्ति आ जाती है, बच्चे अच्छे से नकल कर लेते हैं एग्जाम वगैरह में। तो ये आपकी कुछ विशेषताएं थी सेंसरी मोटर स्टेज की। तो आई होप आपको सेंसरी मोटर स्टेज की जो जो विशेषताएं हैं आपको समझ में आई होंगी। एक ऑब्जेक्ट परमानेंस थी, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड रहेगा, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है और वो किस टाइप से है वो भी मैंने आपको बताया। नकल करता है पर थोड़ा सा अलग करता है, नकल करने की कोशिश करता है पर अच्छे से नकल हो नहीं पाती। बच्चा सेंसेस से ज़्यादा सीखता है क्योंकि इसमें यानी इस अवस्था में जो उसके सेंसेस हैं वही उसके टीचर होते हैं। तो अब बात करेंगे हम सेकंड स्टेज की, जो कि है प्री ऑपरेशनल स्टेज। आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज है वो आपकी 2 से 7 वर्ष है, जिसमें क्या होता है, लैक ऑफ नॉलेज सॉरी लॉजिक की कमी होती है। बच्चा तर्क से नहीं सीखता, है ना, उसमें तर्क करने की क्षमता नहीं होती। ये इम्पोर्टेंट है स्टेज, याद रखना। लेक ऑफ रिवर्सिबिलिटी, यानी जो रिवर्सिबिलिटी है उसकी भी कमी होती है, यानी कि अगर हमने बर्फ़ से पानी बना दिया तो बच्चों को ये नहीं पता कि हम पानी से बर्फ़ भी बना सकते हैं। जो रिवर्सिबिलिटी की प्रोसेस है वो बच्चे में नहीं आती, उसमें उसकी कमी होती है। और आपका है थर्ड पॉइंट एनिमाइज, एनिमाइज यानी निर्जीव सजीव में जो अंतर नहीं कर पाता बच्चा। अगर बच्चा गिर भी जाता है तो क्या करते हैं, उसके पेरेंट्स फ्लोर को पीटने लगते हैं ताकि बच्चा चुप हो जाए कि भाई तूने मेरे बच्चे को गिराया, कहते नहीं अब मैं इसे पीटूंगा और चैटी मर गया, ऐसे बोलते हैं। तो वो क्या होता है कि बच्चे में ना भी निर्जीव और सजीव में अंतर करने की क्षमता नहीं आई है। बच्चे को लगेगा कि ये फर्श भी सजीव है, अगर इसको हम पीटेंगे तो इसको भी दर्द होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की, वो है ईगोसेंट्रिज्म। तो ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है कि बच्चा मतलब ये लगता है कि जैसा मैं सोचता हूँ सभी ऐसा सोचते हैं। ठीक है, बच्चे को ये लगता है, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, आपके पापा ड्यूटी पे गए हैं और वहाँ पे कुछ हो गया, उनका झगड़ा वगड़ा हो गया है या फिर उन्हें जॉब से निकाल दिया है, पापा का दिमाग एकदम खराब है, उसने घर आके बताया अपने पापा ने, तो मम्मी का भी दिमाग खराब है। बट बच्चे का क्या लगेगा, बच्चा अपना चाहे पेंटिंग बना रहा कुछ भी बना रहा हो, कहेगा मम्मी देखो मेरी पेंटिंग अच्छी है ना, पापा आपने कहा था आप मेरे लिए चॉकलेट लेके आओगे, आप चॉकलेट नहीं लेके आए। तो क्या है, वहाँ पे तो जो पेरेंट्स हैं उनका दिमाग खराब है, पर बच्चे को क्या लग रहा है कि नहीं जैसा मेरा दिमाग है, मैं खुश हूँ तो ये भी खुश होंगे, जैसा मैं सोच रहा हूँ ऐसे ही दूसरे सोच रहे हैं। तो बच्चों में ये भावना भी आ जाती है। और लेक ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब है कि संरक्षण, यानी बच्चों को नहीं पता कि जैसे कि अब ये एक गिलास है, यानी 2 गिलास हैं, ये एक बड़ा है एक छोटा है, अच्छे से बनाती हूँ, ये गिलास है और ये थोड़ा सा चौड़ा है, ये थोड़ा सा लंबा है, बट ये भी 20 ml का है, ये भी 20 ml का, यानी दोनों में पानी समान आएगा। पर बच्चे को लगेगा कि पानी इसमें ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि अभी उसे शेप्स के बारे में नहीं पता, उसे कंजर्वेशन के बारे में नहीं पता कि भाई ये चौड़ा है तो पानी दोनों में समान आएगा, दोनों 20 ml के। क्योंकि अभी हमने बताया कि बच्चे में लेक ऑफ लॉजिक होता है, बच्चा अभी तक्र शक्ति से नहीं सोच सकता, उसमें तक्र करने की क्षमता नहीं है।
तो उसमें जो कंजर्वेशन वाली जो प्रॉपर्टी है वो भी बच्चे में कमी होती है। उसे लगता है जो शेप में बड़ा है, साइज में बड़ा है, उसमें ही ज़्यादा पानी आएगा, वो उसकी चौड़ाई से नहीं देख सकता। अब बात करते हैं सेंट्रेशन की। सेंट्रेशन का मतलब है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण, जैसे कि अगर हम केंद्रीकरण बोलें तो कैसे बताऊँ आपको एक एग्जांपल केंद्रीकरण का। हाँ, बच्चा, जैसे कि अब मैंने उसे फ़ोन दे दिया, ठीक है, फ़ोन में मैंने उसे गेम चला के दे दिया, ठीक है, बच्चे ने गेम खेल लिया। अब वो मैं बाहर चली गई तो बच्चा क्या करेगा, उसमें गेम ही खेलेगा। उसे ये नहीं पता कि इस फ़ोन से हम यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे चैट भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे रील भी देख सकते हैं, या फिर वगैरह वगैरह। तो बच्चे को क्या, अभी उसका नहीं, एक एक चीज़ पे ही उसका फोकस है, एक चीज़ पे ही उसने केंद्रीकरण है उसका, एक ही चीज़ पे कि हाँ सिर्फ फ़ोन से हम गेम खेल सकते हैं, क्योंकि मुझे तो पापा रोज गेम ही चलवाते हैं फ़ोन में। तो बच्चा विकेंद्रीकरण नहीं सीखता, अभी वो एक ही चीज़ पर अपना केंद्र स्थापित है उसका, कि फ़ोन से सिर्फ हम गेम खेलते हैं और हमें नहीं पता कि फ़ोन से क्या होता है। तो ये चीज़ भी बच्चों में रहती है। और सिंबल के थ्रू सीखना, यानी बच्चा सिंबल के थ्रू सीखेगा। अगर मैं कहूँगी कि ये क्या है, तो ये बच्चा बता देगा पेन है, क्यों, क्योंकि मैंने इसे सिंबल दिखाया, तो सिंबलिक के थ्रू वो बच्चा सीख जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम छोटे बच्चों को ऐसे वो अनार बना देते हैं, या फिर नोटबुक में अनार बन रहा है, हम बोलेंगे बेटा ये क्या है, तो बता देगा ये अनार है। आम दिखाएंगे तो ये आम है, ये एप्पल है। तो ये सिंबल के थ्रू सीख रहा है, हम उसे सिंबल दिखा रहे हैं और बच्चा उसे देख के आराम से बता सकता है कि ये वो चीज़ है, ये वो चीज़ है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेज की, जो कि है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या है, इसमें बच्चों को जो लॉजिक की जो क्षमता है वो भी आ जाती है, ठीक है, पर वो मूर्त चीज़ों की लॉजिक आता है। मूर्त चीज़ें जिनको आप टच फील कर सकते हो, जैसे कि ये पेन है, ये पेन एक मूर्त चीज़ है, क्योंकि हम इसे टच कर रहे हैं, हम इसे पढ़ा रहे हैं। और यहाँ से ना एक मैथ्स पेडागोजी का क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाता है, कि जो मैथ्स का नेचर है वो मूर्त नहीं है, अमूर्त है। मैथ का नेचर अगर आए कि मैथ का नेचर कैसा है, जो प्रकृति है गणित की वो कैसी है, तो वो अमूर्त है, मूर्त नहीं है। और इसमें जो बच्चा है, यानी आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा एग्जाम्पल टू रूल जाता है। पहले हम बच्चों को एग्जाम्पल देंगे, तब बाद में हम इसे रूल बताएंगे। एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम बच्चों को संज्ञा पढ़ा रहे हैं, नाउन पढ़ा रहे हैं, तो पहले हम उसे नाम बता देते हैं, किसी रिवर का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम। फिर बोलेंगे कि ये सभी संज्ञा है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का नाम, प्लेस का नाम, थिंग्स का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, सभी क्या होती है, संज्ञा होती है। यानी हम इसको इंडक्टिव स्टडी कराएंगे बच्चे को, क्योंकि डिडक्टिव और इंडक्टिव दो तरीके की होती है। इंडक्टिव में हम एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं, और डिडक्टिव मेथड में हम रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं। अब इस स्टेज में बच्चों को जो क्लासिफिकेशन है वो भी आ जाए, यानी वो क्लासीफाई कर पाएगा, ये ट्रायंगल है, ये सर्कल है, ये स्क्वायर है। और इसमें जो कंजर्वेशन है, जो कंजर्वेशन की लेक ऑफ कंजर्वेशन, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे को कंजर्वेशन की कमी थी, पर अब आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे को कंजर्वेशन भी पता चल जाएगा, कि भाई बेशक से ये लंबा है और ये चौड़ा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये बड़ा है, ये छोटा है, दोनों 20-20 ml के हैं, ये थोड़ा सा चौड़ा, ये लंबा। तो इस वजह से इसमें पानी समान आएगा। रिवर्सिबिलिटी, जो रिवर्सिबिलिटी की प्रोसेस है बच्चे में, वो भी आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाती है, कि बर्फ़ से पानी बन गया तो पानी से हम बर्फ़ भी बना सकते हैं। डिसेंट्रेशन, जो आपकी सेंट्रेशन आपकी थी प्री ऑपरेशनल स्टेज में, सेंट्रेशन थी। अब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में अब क्या हो गया, डिसेंट्रेशन आ जाए, कि हाँ अब फ़ोन से सिर्फ हम खेल ही नहीं सकते, फ़ोन से हम यूट्यूब भी चला सकते हैं, फ़ोन में इंस्टाग्राम भी चला सकते हैं, व्हाट्सअप भी चला सकते हैं। यानी अब बच्चा डिसेंट्रेशन हो गया, वो एक चीज़ पर केंद्रित नहीं है, अब उसमें विकेंद्रीकरण की भावना आ गई है। तो वो किस में आती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में वो भावना आ जाती है बच्चों में। जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की जो एज होती है वो 7 से 11 होती है। अब हम बात करते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की, जो कि 11 से लेकर 15 वर्ष की बच्चों की एज है, जिसमें हाइपोथेटिक रीजनिंग आती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जो हाइपोथेटिक रीजनिंग होती है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती है। और जो अमूर्त चीज़ें हैं बच्चे उनके बारे में भी समझने लगते हैं, सोचने लगते हैं, तो अमूर्त चीज़ों पर भी टक्कर करने लगते हैं। तो ये किस में आती है, आपकी फॉर्मल स्टेज में आती है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है जो रह गई मेरे से, वो कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज की, जो कि है आपका सी एस, यानी क्लासिफिकेशन
और कंजर्वेशन और आपका सीरेशन सीरीज में लगाना। तो ये तीनों चीज़ें किस में आती हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों को आ जाती हैं। और ये जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और प्री ऑपरेशनल स्टेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये इन दोनों स्टेजों को तो आपको करना है, क्योंकि इन दोनों स्टेज से ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको जीन प्याजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, यानी संज्ञानात्मक विकास की जो थ्योरी है जीन प्याजे की, वो आपको समझ में आई होगी। और काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये सीटेट की दृष्टि से। तो आप इसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसमें से आपको 3 या 4 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे, 3 से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से कर लिया। और रही नोट्स की बात, तो मैं नोट्स पे आपको बता देती हूँ कि आपको नोट्स कहाँ मिलेंगे। तो आपको कंप्लीट सीडीपी के नोट्स हैं, यानी सीडीपी के क्या, सीटेट के जितने भी सब्जेक्ट है सभी के नोट्स आपको इसी चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएंगे। वहाँ पर मैंने पीडीएफ की लिंक डाल दी है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। और अगर आपको वो नहीं मिलता, यानी कम्युनिटी पोस्ट में आपको वो लिंक नहीं मिलती है, तो मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है, आप देख सकते हो जाके मेरी वीडियोस में, कि नोट्स वाली वीडियो मिल जाएगी आपको, क्योंकि मैंने अभी बनाई है, ऊपर ही होगी, ज़्यादा नीचे नहीं गई होगी। फिर भी आप सर्च कर सकते हो मेरी चैनल पर कि नोट्स हम फ्री में कैसे लें, कहाँ से हमें नोट्स की लिंक प्रोवाइड होगी। तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी और आप उस वीडियो के थ्रू देख सकते हो कि कैसे आपको नोट्स मिलेंगे। तो तब अपनी तैयारी को बेस्ट करिए, एग्ज़ाम आने वाला है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।